नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन 90 की दिहाई में और सन 2000 और उससे आगे कनाडा ने जो पॉपुलैरिटी इख्तियार की कि आज अगर आप पाकिस्तान में किसी से बात करें तो हर एक का कोई ना कोई कनाडा में जानने वाला, मोहल्लेदार, रिश्तेदार, ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला कनाडा में मौजूद होगा। लेकिन उससे पहले की दिहाइयों में देखा जाए तो हमें अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया इन ममालिक के नाम ज़्यादा सुनने में आते थे। नाज़रीन यही वो वजह है, यही वो पॉपुलैरिटी है कि जो कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, मुझ समेत, हम तक जो है वो हफ्ते में कई मरतबा हमारे रिश्तेदारों से, दोस्तों से मैसेजेस आते हैं कि यार कोई ऐसा तरीक़ा बताएं कि हम अपनी फैमिली को लेके कनाडा आ सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हम यहाँ पे आना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन बात यह है कि उन तक सही मालूमात नहीं पहुँच पाती। बहुत सारा ऐसा टैलेंट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आज भी कनाडा के लिए क्वालिफाई करते हैं, कर सकते हैं और बाआसानी चंद महीनों में या एक आध साल के अरसे में कनाडा आके आबाद हो सकते हैं। नाज़रीन आज हमने सोचा कि इसी हवाले से शो करें और प्रोफेशनल्स को आपके सामने लेके आएँ ताकि वो आपको ये बता सकें कि आज किन लोगों के लिए कनाडा आना आसान है, और साथ ही साथ उनसे ये भी सवाल हम करेंगे कि क्या वाकई कनाडा लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आज भी है। नाज़रीन इस पर बात करने के लिए हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है हमारे गेस्ट मोहम्मद अतर साहब, जो रेंडेवू इमिग्रेशन के फाउंडर भी हैं और आपकी खिदमत कर रहे हैं। अतर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी भाई। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। सर मेरा नाम जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन तो करवा दिया, आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन पाकिस्तान। तकरीबन मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में 25 साल से काम कर रहा हूँ जी। पाकिस्तान में सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज में, फाइनेंशियल और बैंकिंग इंडस्ट्री में सर्व किया। ठीक। आई माइग्रेटेड टू कनाडा अराउंड 10 years ago। ठीक है। यहाँ पे आके मैंने मिनिस्ट्री जो हमारी यहाँ पे अगर आप इनको देखें तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ओंटारियो का, वहाँ पे मैं डायरेक्टर HR ट्रांसफॉर्मेशन रहा। फिर मैंने कुछ 3-4 साल पहले मैंने सोचा कि आई नीड टू डू समथिंग मोर एंटरप्रेन्योरियल, और जब मैं ये सोच रहा था तो मेरे ज़हन में ये भी आ रहा था कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि आई कैन हेल्प पीपल ऑफ माई ओन कंट्री जी। बहुत सारे लोग वहाँ पे, जैसे आपने भी कहा, दे वांट टू परसू देयर ड्रीम्स, परसू देयर कैरियर्स, और अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना चाहते हैं, अपने किड्स का फ्यूचर देखना चाहते हैं। तो उस हवाले से फिर मैंने ये सोचा और रिसर्च किया कि शायद इमिग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, दे हैव कैपेबिलिटी, स्किल्स, but just because of the lack of information they are unable to provide into the right stream where they can get the success in coming to Canada. So that was my reason of joining this immigration. ठीक है। और आपका ताल्लुक पाकिस्तान में किस शहर से है? लाहौर से। लाहौर से। तो जब आपने 3-4 साल पहले इस हवाले से सोचा तो जो यहाँ का एक सिस्टम है कि एक लाइसेंस्ड जो है वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट होना चाहिए, तो आप उस प्रोसेस से गुजरे और एक लाइसेंस्ड? बिल्कुल सर, यहाँ पे 1 साल का पूरा प्रोसेस है पढ़ाई का, वो आपको पूरे कोर्सेज पास करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक टेस्ट है, उसके हाई मार्क्स आपको लेने पड़ते हैं। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन एक टेस्ट लेती है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव आपके पूरे साल की पढ़ाई का एक टेस्ट होता है, जिसको मुश्किल एक टेस्ट समझा जाता है, वो आप पास करते हैं। तब आपको एसोसिएट करते हैं किसी रेगुलेटर के साथ। हमारे यहाँ CICC एक रेगुलेटर कहलाता है जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट को रेगुलेट करता है। सो आई एम एसोसिएटेड विद देम। तो जो CICC से एफिलिएटेड है, इसका मतलब है वो सर्टिफाइड भी है, वो केपेबल भी है किसी को इस हवाले से गाइड करने के लिए, मशवरा देने के लिए और उसका इमिग्रेशन का प्रोसेस करने के लिए? सर ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तानियों में ये भी एक इंफॉर्मेशन की कमी है कि कोई बंदा भी बाहर बोर्ड लगा के आपको इमिग्रेशन के बारे में एडवाइस दे सकता है। अगर आप रेगुलेशन पढ़े हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कनाडा की, मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन ऑफ कनाडा की, तो वो कहते हैं अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है यू कैन नॉट इवन एडवाइस अ क्लाइंट जी। तो हमारे यहाँ तो ऐसा है कि आपने थोड़ा सा नेट पे सर्च किया और आपने अपनी एडवाइस या एडवाइस बंदे को पास ऑन कर दी। उस बेसिस पे अगर बंदे ने अप्लाई किया और उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो वो आइंदा किसी और स्ट्रीम में भी नहीं कर सकता, क्योंकि मालूम नहीं उसकी स्ट्रीम में जो उसने चीज़ें डिक्लेयर की हैं क्या वो उसको फिट या मिसफिट रखती है किसी दूसरी स्ट्रीम में। तो मेरे ख्याल है बड़ा ज़रूरी है कि आप किसी एक्सपीरियंस या लाइसेंस्ड इमिग्रेशन लॉयर या कंसल्टेंट से रब्ता करें बिफोर यू डिसाइड कि कौन सी स्ट्रीम में आपका केस ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो आपकी कंपनी है रेंडेवू इमिग्रेशन, तो रेंडेवू को अगर उर्दू में कहा जाए तो हमारे नाज़रीन इसको कैसे समझें? सर ये हमने नाम डिवाइस किया था, इसको कहते हैं मीटिंग पॉइंट। ठीक है, रैली इन्वर्टा। इसमें मीटिंग पॉइंट का मतलब ये है कि हम ऐसी जगह लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं जहाँ पे उनको हर चीज़ एक जगह पे मौजूद मिल जाए। सो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ इमिग्रेशन के हवाले से तकरीबन 67 प्रोग्राम्स है।
So starting from the visit visa to study permit to the PR, इन दोनों कॉन्टिनम के दरमियान में there are so many variations of the programs that people can think of and can apply. तो हम ये सारे सोल्यूशन उनको एक विंडो के जरिए देना चाहते हैं. सो रेंडेवू पर्पस के लिए हमने ये नाम सेलेक्ट किया. बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने बताया. मुझे बताएं, मैंने इंट्रो में ये भी कहा कि आपसे ये पूछेंगे कि क्या कनाडा आज भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इन चीज़ों को सामने रखते हुए कि जो फाइनेंशियल मुश्किलात हैं दुनिया भर की, तो कनाडा अकेला नहीं है, उसको भी ये मुश्किलात सामने हैं. तो कोई आज कनाडा क्यों आए और व्हाट कनाडा हैज़ टू ऑफर? एक दफ़ा मैं अपने क्लाइंट से भी करता हूँ ये मोटिवेशन पूछने के लिए कि भाई आप कनाडा आना क्यों चाहते हैं. लेकिन अगर आप हमारे पर्सपेक्टिव से पूछें, क्योंकि मैंने दोनों वर्ल्ड देख लिए, मैंने एक डेवलपिंग मुल्क भी देख लिया, मैंने डेवलप मुल्क भी देख लिया, और हमने दूसरे ममालिक में सफ़र करके ये देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे शायद हमारे भाइयों जो पाकिस्तान के अंदर है ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकते हैं. मैं एग्जांपल देता हूँ 2-4 चीज़ों की. सिर्फ हम फाइनेंशियल या इकोनॉमिक्स की बात नहीं करते. देयर वाज एन आर्टिकल पब्लिश्ड लास्ट वीक इन वन ऑफ द न्यूज़ जर्नल. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वर्सेस यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 14.1 साल का फ़र्क है. इट इज़ जस्ट बिकॉज द फूड, द लाइफस्टाइल दैट यू कैन हैव इन कनाडा एज कम्पेयर टू फूड एंड लाइफस्टाइल दैट यू हैव इन पाकिस्तान. ठीक है. फिर यहाँ पे हमारी जो आपकी जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं. हमारी जियो प्रॉक्सिमिटी विद यूएस ट्रेड पार्टनर, अगर आप बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा है. उसके आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आपका बिजनेस एफर्ट और इक्विटी अगर एक जैसी आप पाकिस्तान में काम करते हैं और अगर वही इक्विटी और एफर्ट आप यहाँ पे लेके आते हैं तो अबाउट 49 टाइम्स मोर प्रॉफिट यू कैन अर्न. 49 टाइम्स. सो दैट इज अ ह्यूज, आई थिंक, फॉर पीपल टू लुक एट एंड फॉर द बिजनेस पीपल टू एक्सेल. ना सिर्फ ये सर, ये देखें हमारे यहाँ जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन का और हेल्थ का पाकिस्तान में, और हम सब उससे गुजरे भी हैं. हमने अपने दौर में बड़ी स्ट्रगल की है. हम ऐसे स्कूलों में पढ़े हैं जहाँ ज़मीन पे टाटो वाले स्कूल जिसको बोलते हैं, वहाँ बैठ के हम पढ़ते रहे हैं. उस टाइम की एजुकेशन का आज के हिसाब से हिसाब लगाएं तो डेटोरिएट ही हुई है, शायद इम्प्रूव नहीं हो पाई. यहाँ पे एजुकेशन बच्चों की फ्री है, यहाँ पे आपको हेल्थ सिस्टम एक अच्छा फ्री मिल जाता है. सो आई थिंक देयर आर सो मेनी रीजन फॉर पीपल टू कम इन एंड स्टे इन कनाडा, नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक रीजन बट सो मेनी अदर थिंग्स. बिल्कुल ठीक है. और जैसे हमने कहा कि हम लोगों को बताएंगे, आपने कहा 60 से ज़ायद डिफरेंट स्ट्रीम्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए कनाडा आया जा सकता है. हम 1-2 पे फोकस करेंगे, लेकिन शायद ब्रेक के बाद उस पर बात कर पाएंगे. मुझे आप ये भी बताएं कि हमारे नाजरीन को, चूँकि जो पाकिस्तान में बैठा है, लाहौर, कराची, पेशावर या किसी भी शहर में बैठा है, वो इस उम्मीद पे होता है कि कोई बंदा मुझे बस ये बता दे कि मैं जा सकता हूँ, और वो जो पैसे मांगता है, एडवांस मांगता है, उसको देने के लिए वो तैयार भी हो जाते हैं जैसे तैसे. तो शुरू में आपने कहा, कुछ आपने इस हवाले से बताया, लेकिन नाज़रीन को थोड़ा सा और बताएं कि कौन शख्स लिजिट है, किससे उन्होंने डील करना है और किससे उन्होंने डील नहीं करना. वो क्या बेसिक क्राइटेरिया है जो पहली मीटिंग में उनको नज़र आ जाना चाहिए? सर ये जैसे मैंने पहले कहा, ये सबसे बेसिक सवाल होना चाहिए किसी भी इंसान का जो पाकिस्तान से यहाँ माइग्रेट करना चाहता है, किसी भी प्रोफेशनल का. तो सबसे पहले आप जिस भी इंडिविजुअल या कंपनी के पास जाएं, उनसे पूछें कि आपका लाइसेंसिंग कहाँ से है, क्या आप रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है विद मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन कनाडा. ठीक है. एक मिनट, अगर आपने पूछा ये सवाल, मैं मिसाल के तौर पे लाहौर में किसी ऑफिस में चला गया और मैंने इमिग्रेशन का बिजनेस खोला हुआ है और किसी ने आके मुझसे सवाल पूछा, मैंने कहा हाँ जी मैं हूँ. ओके. अब उसने कह दिया हूँ, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है आपका एक सर्टिफिकेट जो कॉलेज आपको इशू करता है, CICC जो हमारा रेगुलेटर है, और उसके ऊपर एक नंबर स्टार्टिंग विद R. ठीक है. और 5 या 6 डिजिट आगे उसके लगे होंगे जी. तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक सर्टिफिकेट लगा है, R से शुरू हो रहा है, उसके आगे कुछ डिजिट लगे हुए हैं. ये तो एक हो गया जो सिर्फ देख के नजर आएगा. आपको मजीद मेरे ख्याल में थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए, बिकॉज आप अपने कैरियर का डिसीजन ले रहे हैं, आपने पूरी फैमिली का फ्यूचर उसके ऊपर लगाया. आप गूगल पे जाएं, सर्च करें मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन का, वहाँ पे फाइंड एन एजेंट के नाम से आप उस एजेंट का नाम लिखें, आपको पूरे लाइसेंस्ड एजेंट वहाँ पे नजर आ जाएंगे. जैसे आप रेंडेवू इमिग्रेशन लिखें या मेरे नाम से सर्च करें तो आपको मेरा नाम या मेरी कंपनी का नाम वहाँ पे नजर आएगा, एड्रेस नजर आएगा, मेरा स्टेटस एक्टिव है या अंडर डिसिप्लिनरी एक्शन है या सस्पेंडेड है. अगर तो सिर्फ एक्टिव है तभी आप उसके साथ आगे बात करें, अगर एक्टिव नहीं है तो फॉरगेट अबाउट इट, आप किसी और बंदे से बात करें. यानी ये स्टेप नंबर 1 है कि आपने इस वेबसाइट पे जाके आपने सर्च करना है कि ये लिजिट है कि नहीं है, इसकी कंपनी लिजिट है कि नहीं है. अगर वो स्टेप नहीं है तो फिर अपने इमोशंस उधर ना जोड़ें. एब्सोल्युटली. क्योंकि वो कहते हैं जी आप फिक्र ना करें, हमने तो अभी पिछले हफ्ते 10 बंदे भेजे, और जिस दिन आपको ये ख्याल आता है ना कनाडा का, उस दिन आप कनाडा पहुंच चुके होते हैं. तो आपको कोई ज़रा सा भी सहारा दिखा रहा होता है तो आपको लगता है कि यार क्या अल्लाह ने मुझे बंदा मिला दिया, रात सोचा सुबह बंदा मिल गया. ये पता नहीं होता उस बंदे का हाथ आपकी जेब में है. सर ना सिर्फ ये जेब में है, बल्कि सबसे बड़ी हम कुछ लोगों को ये देखते हैं कि
बहुत बंदा एक स्ट्रीम के अंदर बिल्कुल फिट प्रोफाइल है, किसी ऐसे बंदे के पास जो अनलाइसेंस था, जिसका एक्सपीरियंस नहीं था, उसने उठा के उसे किसी दूसरी स्ट्रीम में डाला और ऐसा एक्सपीरियंस बनाया उसका कि अब ना वो इस स्ट्रीम में रह सकता है, उस स्ट्रीम में तो वैसे रिजेक्ट हो गया। तो आने वाले सालों में मिसरिप्रेजेंटेशन पे 5 साल का बैन, क्या करेगा बेचारा? 5 साल के बाद एज वैसे ही गुजर गई होगी, नंबर्स वैसे ही कम होंगे। तो सिर्फ 2 मिनट की रिसर्च आपका ये कैरियर और आपके इतने साल बचा सकते हैं जिंदगी में। आई थिंक इस वर्थ एन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ठीक। तो पहले आपने कहा कि जी बंदे को लुकअप कर लें, वो लीगल है कि नहीं है, लाइसेंस्ड है कि नहीं है, ये हो गया। फिर उसके बाद एक क्लास से अगर 20 बच्चे निकलते हैं तो सबके बिहेवियर्स और होते हैं। जैसे भी आपने एग्जांपल दी कि आप शायद क्लाइंट को क्वालिफाई किसी अंदाज से करें, दूसरा बंदा क्लाइंट को क्वालिफाई किसी अंदाज से करे, तो इसके वार्निंग साइन क्लाइंट को कैसे नजर आएगा कि ये मुझे सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? सर मेरे ख्याल में यूजुअली मैं जिस तरह से क्लाइंट को गाइड करता हूँ, बेसिकली दिस इज एन एजुकेशन प्रोसेस एज वेल। आप क्लाइंट को ये बताते हैं कि भाई आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो कैनेडियन इमिग्रेशन अपने पोटेंशियल सिटीजन या पीआर होल्डर में देखना चाहती है। जैसे एज एक बड़ा क्राइटेरिया उसमें, जैसे एजुकेशन दूसरा क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस है आपका, इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी है। तो आप उस हिसाब से देखते हैं कि आपको कौन सी स्ट्रीम में ज़्यादा बेनिफिट है, या फिर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है अगर आप बिजनेस इमिग्रेशन की तरफ जाते हैं। तो 2 क्राइटेरिया मेरे ख्याल में मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ, और मैं खुद भी उसी तरह से देखता हूँ। व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू रीच हियर एंड व्हाट इज द चीपेस्ट वे टू रीच हियर। ठीक है। तो अगर वो आपको बहुत ज़्यादा पैसे बता रहा है और बहुत लंबा कोई प्रोसेस बता रहा है, तो शायद दैट इज़ एन अर्ली वार्निंग सिस्टम कि आपको इतने पैसों के अलावा कोई शायद और चीपर सोल्यूशन भी मिल जाना चाहिए। मेरे ख्याल है आपका अगला सवाल ये होना चाहिए कि एक तो आपने ये बता दिया, और ऑप्शंस क्या हो सकती है मेरे पास। हमेशा मेरे एक्सपीरियंस में बहुत कम ऐसे क्लाइंट हैं जिनके पास सिर्फ एक ऑप्शन होती है। ठीक है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हमेशा रहती हैं। हमारा सिस्टम बहुत वेलकमिंग है। आपको एक सूबे में नहीं तो दूसरे सूबे में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, एक स्ट्रीम में नहीं तो बिजनेस इमिग्रेशन में मिल जाएगा, LME एग्जम्पशन में नहीं तो LME वाले में मिल जाएगी। तो आप उनसे पूछिए भाई मेरा एक तो नहीं, आप मुझे 2-3 सोल्यूशन दो। ये ज़रूर हो सकता है कि एक में आपके फॉर एग्जांपल किसी चीज़ में नंबर कम है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में नंबर कम है, तो आप उनसे पूछिए अगर मैं ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंप्रूव कर लूँ तो क्या कोई और ऑप्शन हो सकती है मेरे लिए। जब आप ऑप्शन आपके पास आते हैं देन इट इज़ ईजी टू डिसाइड, और फिर आपको ये भी पता लग जाता है कि बंदा स्किलफुल है और उसने आपको तमाम ऑप्शन आपकी टेबल पर रखे हैं। देन चूज दोज, अगेन 2 क्राइटेरिया, फास्टेस्ट क्या है और चीपेस्ट क्या है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उन ऐसे 1 या 2 एरियाज़ पे बात करेंगे कि जिनमें आप में से कई एक लोग शायद क्वालिफाई कर सकें और आप जो है वो अपने ख्वाब की ताबीर पा सकें कि कनाडा कैसे पहुंचा जाएगा। लेकिन नाजरीन, देयर इज़ नो शॉर्टकट कोई भी नहीं है। आपने लाइन में लगना होगा, लाइन में लगेंगे, आपकी जब बारी आएगी तभी आपका काम होगा। होता ये जब हम किसी के पास जाके मिलते हैं और बैठते हैं, पहली बात तो है कि हम ना सुनने के आदी नहीं हैं। अगर हमें कोई ये कह दे कि सर आपकी मैंने प्रोफाइल देख ली है लेकिन आप क्वालिफाई नहीं करते, तो आप कहते हैं यार ये कैसी बात है, मेरे पास पैसे भी हैं, मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन नाज़रीन, वो शायद लोग आपके लिए दुरुस्त हैं कि जो आपको सही बात कर रहे हैं, वर्सेस किसी के पास आप गए, आप अगर फिट भी नहीं होते, वो कहते हैं जी कोई मसला नहीं, हम आपको पहुँचा देंगे, बस ये डिपॉजिट दे दें। आप में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप उन वार्निंग साइंस को पहचान सकें, अपने इमोशंस, अपने पैसे, अपने वक्त को ज़ाया होने से बचा पाएँ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि कनाडा किस तरह से आया जा सकता है। मेरे और आपके रिश्तेदार बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जो सलाहियत भी रखते हैं, काबिलियत भी रखते हैं, तालीम भी रखते हैं और कनाडा को अपना घर बनाना चाहते हैं और यहाँ पे आके तरक्की हासिल करके मुल्क की भी खिदमत करना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखना चाहते हैं। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में जनाब मोहम्मद अतर साहब मौजूद हैं, जो रेंडेवू इमिग्रेशन के CEO भी हैं, फाउंडर भी हैं, और हमारे साथ वो इन मालूमात को शेयर कर रहे हैं। अतर साहब, ये बताइए कि स्ट्रीम्स तो बहुत सारी हैं, 60 से ज़ायद ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें लोग आ सकते हैं। किसी 1 या 2 पे अगर हम बात करना चाहें तो आपका फोकस क्या होगा? सर मेरा ख्याल है सब पे बात करने के बजाय मैं इनको क्लब कर लेता हूँ। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें हमें जॉब ऑफर की ज़रूरत होती है और कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें हमें जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। तो जिस पे जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं होती उसको हम बोलते हैं LMIA एग्जाम्प्ट प्रोग्राम। तो LMIA लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या। हमारे यहाँ 2 तरह के इंसान कनाडा में पाए जाते हैं, एक फॉरेन नेशनल है, एक लोकल नेशनल है। ठीक है। जो लोकल नेशनल है उनके पास तो राइट है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी अपने स्किल के मुताबिक जॉब हासिल कर सकते हैं जी। जो फॉरेन नेशनल की कैटेगरी कोर्ट एंड कोर्ट में कनाडा ने बताई, इमिग्रेशन ये कहता है कि उनको कनाडा लाना और काम करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस ये है कि क्या उनके लाने से यहाँ के लोकल कनेडियंस की
लेबर मार्केट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो एक गवर्नमेंट की एजेंसी सर्विस कनाडा है। जब हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं, हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उस एजेंसी को जमा करवाते हैं और वो एक आपको असेसमेंट देती है कि ये बंदे के आने पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर तो नहीं पड़ेगा तो पॉजिटिव LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, वो ये प्रोसेस है सर। बिल्कुल ठीक है। तो उस प्रोसेस के तहत एक वर्क परमिट वीज़ा निकलता है और कोई फॉरेन वर्कर यहाँ पे आके काम करता है। लेकिन जिस प्रोग्राम में आप बात करने जा रहे हैं उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। वो क्या प्रोग्राम है सर? ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिनके अपने कुछ बिजनेसेस या कोई कंपनी उन्होंने पाकिस्तान में बनाई हुई है और वो चाहते हैं कि वो कनाडा में आए और अपनी कंपनी को यहाँ पे एक्सपेंड करें। ठीक है। तो उसका प्रोसेस क्या है? उस कंपनी के वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में उसको पूरा करनी है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ कुछ चीज़ों की जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। 2 साल कंपनी को वहाँ पे एस्टेब्लिश हुए होने चाहिए। ठीक है। उसके लिक्विड फंड्स $1.5 लाख अपने अकाउंट्स के अंदर शो करने पड़ेंगे। ठीक है। उनको $1.5 लाख का टर्नओवर के साथ कोई स्पेसिफिक रिश्ता नहीं है, लेकिन ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि $1.5 लाख अगर उसने 2 साल में कमाया तो टर्नओवर और उसके एक्सपेंसेस में से इतनी सेविंग नजर आनी चाहिए। ठीक है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि 1 करोड़ का टर्नओवर हो या 2 करोड़ का हो या 3 करोड़ का हो, जस्टिफाई करने चाहिए ये वो फंड्स आपके टर्नओवर के साथ। तो ये तो हो गए 2 क्राइटेरिया मेन उसके। और टैक्सेस में ऑफ कोर्स आपने ये सारी चीज़ें सबमिट कराई हुई हैं जी। जब आप ये कर लेते हैं उसके बाद आप एक कंपनी यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं और यहाँ पे उन लोगों को कहते हैं कि मैं अपने बिजनेस की एक्सपेंशन यहाँ पे कर रहा हूँ। कॉन्ट्ररी टू अदर बिजनेस इमिग्रेशन जिसमें आप जब कंपनी यहाँ बना लेते हैं तब आपको वहाँ से एक वर्क परमिट और LMIA की चीज़ें लेनी पड़ती हैं। इस प्रोसेस के अंदर आपको LMIA एग्जम्प्ट है। ठीक है, LMIA एग्जम्प्ट है। तो मेरा ख्याल है ये एक फास्टर प्रोसेस है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। सब ये बोलते हैं या तो फेडरल स्किल कर लूँ, मैं PNP कर लूँ या बिजनेस खरीद लूँ यहाँ पे आने के लिए। ये इल्म नहीं होता कि कुछ LMIA एग्जाम प्रोग्राम में मैं अपनी कंपनी ही वहाँ खोल सकता हूँ और बहुत सारे जो रेड टेप या गवर्नमेंट एजेंसीज के क्वेश्चंस हैं वो खत्म करा सकता हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा नाज़रीन के लिए आसान बनाते हैं। आपने कहा कि जिसका पाकिस्तान में कारोबार हो, मिसाल के तौर पे मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे जो है वो कराची में, लाहौर में या किसी भी जगह पे 1 या 2 रेस्टोरेंट्स हैं, सालों से चल रहे हैं, या मेरा जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है या मैं कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करता हूँ। तो आपने कहा जी 2 साल पुराना बिज़नेस होना चाहिए, कोई $1.5 लाख अकाउंट में मौजूद होना चाहिए, उसी हिसाब से टर्नओवर बिजनेस का नज़र आना चाहिए और जो टैक्सेस के पेपर वर्क हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली को कनाडा ले जाना चाहता हूँ, तो मैं एक ब्रांच टोरंटो में खोल लेता हूँ। अब अगर रेस्टोरेंट वाला है तो वो यहाँ पे आके अपना नाम रजिस्टर कराएगा, एक रेस्टोरेंट ओपन करेगा और वो कनाडा आके रह सकता है। इसमें कितना अरसा लगेगा उसको यहाँ पे आके रहने में और किस वीज़े पे वो यहाँ पे आएगा? सर ये जब यहाँ पे कंपनी रजिस्टर होना और बाकी इस्टेब्लिश करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। असल काम ये है अगर आप रेस्टोरेंट वाला करते हैं ना, देखें वहाँ के लिए आपको फिर एक प्रॉपर जगह चाहिए, किचन चाहिए, तो उसके प्रोसेस में तो जितना टाइम आपका एजेंट आपको लगा ले उसकी बात नहीं करते। उसमें महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। या कोई रेस्टोरेंट बाय भी हो रहा हो, अगर रेडी टू सेल रेस्टोरेंट है जिसको आपने सिर्फ रीब्रांड करना है, वो जल्दी भी हो सकता है। तो उस प्रोसेस के कता नज़र मैं आपको वैसे बताता हूँ कि प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। प्रोसेस तकरीबन 6 महीने का है। आपका पहला जो एंट्री होगी वो होगी वर्क परमिट पे। ठीक है। तो LMIA एग्जाम जैसे मैंने बोला, तो जब हम वर्क परमिट अप्लाई करते हैं उसमें आपको लेबर मार्केट का रिपोर्ट देना, जमा नहीं करवाना पड़ता इमिग्रेशन को। तो आप बेसिकली सिर्फ अपना बिजनेस प्लान देते हैं, अपने बताते हैं कि मेरा ये वाला बिजनेस इस जगह पे चलेगा, उसके इतने फोरकास्टेड रेवेन्यूज होंगे और मैं इतने लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ। उसकी बेसिस पे आपको वर्क परमिट मिलेगा। आप 1 साल के लिए वर्क परमिट पे आएंगे। ठीक है। 1 साल के बाद आपकी एक डिफरेंट क्लास, जिसको हम कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास या CEC बोलते हैं, उसके लिए यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द PR। ठीक है। तो इसमें जो आने वाला है उसकी कोई एज की अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है? सर एज जो वर्केबल एज है यहाँ पे वो 65 है, लेकिन अगर आप 55 से नीचे हैं तो यू आर सेफ, आपको वर्क परमिट पे इतनी प्रॉब्लम होती नहीं। ठीक है। हैविंग सेड दैट देयर इज नो बार कि आप 65 से पहले यानी 64 में भी आप वर्क परमिट नहीं ले सकते, लेकिन जितने आप 55 से ऊपर होते हैं देन वी हैव टू प्रोवाइड रीजंस के इस एज में आके आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। ठीक है। और अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट? अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ वर्क परमिट नहीं है। जब आप PR के लिए अप्लाई करेंगे उस टाइम पे आपकी अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है, 6 मिनिमम बैंड आपको चाहिए। ठीक है। यानी जब 12 महीने का मेरा काम हो जाएगा और प्रैक्टिकल सेंस से मुझे यहाँ पे ऑफिस भी लेना है या कारोबार खोलना है और 12 महीने काम करना है, जब वो हो जाएगा, जब मैं PR के लिए अप्लाई करूँगा तब मुझे अंग्रेजी की जो है वो काबिलियत दिखानी होगी, जो IELTS का आपका टेस्ट होता है। और इसमें एक अच्छी बात यह है सर कि पाकिस्तान में चूंकि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, बहुत सारे लोग उर्दू में बातचीत करते बोलते हैं या पंजाबी में अपनी मदर टंग में बात करते हैं। जब आप एक दफ़ा यहाँ आ जाते हैं तो इंग्लिश का फेर ख़त्म हो जाता है लोगों में। जी। बोलने का जो एक माहौल में आ जाते हैं, आपको बोलने में आसानी, फ्लुएंसी हो जाती है, बातचीत करने में, पढ़ना शुरू कर देते हैं आप थोड़ा बहुत जो भी आपके पास लिटरेचर आता है।
तो यहाँ पे आके आइल्स के नंबर मैंने देखा है कि बेहतर हो जाते हैं लोगों के बनिस्बत पाकिस्तान में अटैम्प्ट करने। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आपने बताया इस प्रोसेस में मिसाल कंपनी का खुलना है, इमिग्रेशन की जो हुकूमत की फ़ीसिस हैं, और फिर यहाँ पे आके 12 महीने जो कारोबार के जो एक्सपेंसेस है वो करने हैं, कारोबार के एक्सपेंसेस हटा के यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है वो जो गवर्नमेंट की फ़ीसिस वगैरह हैं वो कितनी हैं? सर ये आपको मिला जुला के भी अगर आप अकेले यहाँ पे आ रहे हैं ना फैमिली के बगैर तो $1000 से नीचे का खर्चा है। सो बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पे ठीक है। और अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो 2-3 हज़ार, दैट्स इट। यानी $2-3 जो हुकूमत की फ़ीसिस हैं, बाकी फिर ज़ाहिर है आपकी जो कंसल्टेंसी फ़ी होगी वो होगी कि जिसमें आप उनको तैयार करेंगे कि यहाँ तक आना कैसे है और यहाँ आने के बाद आगे सफ़र कैसे तय करना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो लोग जो फैमिली के साथ आ रहे हैं, क्या उनके बच्चे यहाँ के स्कूलों में मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे और यहाँ मेडिकल सिस्टम का फ़ायदा उठा सकेंगे? बिल्कुल सर, वर्क परमिट पे वही राइट्स हैं बच्चों के, स्कूलिंग जो है वो हाई स्कूल तक फ्री है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा मेडिकल है वो उनको उसी तरह से ट्रीट करेगा जैसे किसी भी लोकल रेजिडेंट को ट्रीट करता है। ऐसा नहीं होगा कि तुम वर्क परमिट में तुम्हारी बारी बाद में है, मैं PR या सिटीजन हूँ तो मेरी बारी पहले है। सेम सहूलतें उनको मुयसर है। हाँ, जब वो PR पे आ जाएंगे तो कुछ और चीज़ें उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगी, जैसे चाइल्ड बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से उनको, वो चीज़ें मिलना उनको शुरू हो जाएगी, या पेंशन के अंदर अगर आप इनरोल होते हैं CPP के अंदर वो आप PR के बाद। और अगर जो बिज़नेस ओनर यहाँ पे आके अपनी ब्रांच खोलता है, ज़ाहिर पाकिस्तान में भी उसका एक्टिव बिजनेस है, तो क्या वो 12 महीने यहाँ पे कैद है या पाकिस्तान किसी खुशी गम में या कारोबार के सिलसिले में जा सकता है? मज़े की बात यह है सर कि कैद यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है। आप लोगों ने CEC क्लास का बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने पिछले 5 साल में 1 साल आपका यहाँ पे काम हुआ होना, वो एक स्ट्रेच में या कॉन्टीन्यूस एम्प्लॉयमेंट जिसको हम बोलते हैं, या टुकड़ों में भी हो सकता है। तो अगर आपने टुकड़ों में 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया तब भी आप उसको CEC क्लास में अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप 6 महीने यहाँ रहे, 1-2 महीने पाकिस्तान चले गए, फिर अब वापस आके आप 6 महीने यहाँ रहे, तो आपका 1 साल पूरा हो गया, बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, आप CEC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा सा मैं नाज़रीन को बता दें, जो आपका पिछले चंद सालों का सफ़र रहा, एक्सपीरियंस रहा, तो उसके अंदर आपका सक्सेस रेट क्या है? सर सक्सेस रेट हम आमतौर पे लोगों को, जैसे आपने पहले कहा कि राइट एडवाइस देते हैं। कुछ चीज़ों में ऐसी ज़रूर हमारे दुश्वारी आ जाती है कि हमें जो चीज़ें प्रोवाइड की गई थी और जो बताई गई थी उसमें थोड़ा सा शायद उस तरह से नहीं बताई जाती, तो शायद उसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम कभी आती है। तो हमारा जितने केसेस हम लेते हैं पहले एलिजिबिलिटी करके तकरीबन 97-98% के करीब हमारा सक्सेस रेट रहा है। बिल्कुल ठीक है। और जो भी फ़ीस आपकी होती है या जो आपकी इंडस्ट्री का रूल ऑफ थंब है, मिसाल दे रहा हूँ कि फ़ीस अगर $10,000 है, तो जब वो लोगों से ये कहा जाता है कि जी आधे आप दे दें, आधे काम के बाद में दें, कि अच्छी और राइट प्रैक्टिस क्या है कि आगे क्लाइंट अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करे? सर मिनिस्ट्री की बड़ी क्लियर गाइडलाइन है फीसिस के बारे में, इसलिए कह रहे हैं कि लाइसेंस वाले बंदों से आप काम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि फीसिस से ही पता लग जाएगा जैसे वो मांग रहे हैं। तो 2 तरह के रूल दिए उन्होंने हमें। एक रूल तो ये दिया कि आप माइलस्टोन बेसिस पे पैसे ले सकते हैं। ठीक है। तो क्लाइंट का पैसा कहीं भी पड़ा है, या उसके पास पड़ा है या आपके ट्रस्ट अकाउंट में पड़ा है, ट्रस्ट अकाउंट का मतलब वो आपका पैसा नहीं है, क्लाइंट का पैसा एक ट्रस्ट में रखा हुआ है आपने, अगर आप काम करेंगे तो उससे विड्रॉ करेंगे, नहीं करेंगे तो उधर ही पड़ा वापस चले जाएगा। करेक्ट। तो वो माइलस्टोन बेसिस पे होता है। तो आमतौर पे होता क्या है कि आप किसी भी स्ट्रीम में आए, LMIA एग्जाम्प्ट में आए या LMIA वाले में आए, हम आपको माइलस्टोन बताते हैं कि आपकी जर्नी यहाँ से शुरू होगी, ये स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिसमें आपने ये 3 स्टेप्स करने हैं, हमने ये 6 स्टेप्स करने हैं, और 6 स्टेप्स के आउटकम ये वाले हैं। ठीक है। हर आउटकम के ऊपर आप अपने आवर्स बिल करते हैं और हम वो उस ट्रस्ट अकाउंट में से निकाल लेते हैं। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आपके सारे पैसे जो हैं वो इन दी एंड व्हेन यू, जो भी आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, वर्क परमिट है, स्टडी परमिट है या PR है, उसके ऊपर लेते हैं, पहले आप कोई पैसा नहीं लेते। तो बड़ा क्लियर गाइडलाइन है, इसमें आपकी 2 राय है ही नहीं। आप यानी मेरी अपनी कोई डिस्कशन नहीं है इस पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतहर साहब, आपने बड़ी तफसील से जो लोगों के टॉप ऑफ माइंड सवालात हैं उनके जवाबात भी दिए, और ये जो स्ट्रीम है इंटर कंपनी ट्रांसफ़र की ICT, उस हवाले से जितने मैक्सिमम सवालात लोगों के जहन में थे वो हमने आपके सामने रखे। लेकिन ज़ाहिर है जब लोग आपसे रब्ता करेंगे तो केस बाय केस बेसिस के ऊपर आप उनको मज़ीद बातें बताते जाएंगे। बस बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज हमारे नाज़रीन को अपने एक्सपीरियंसेस आपने हमारे नाज़रीन से शेयर किए। बहुत शुक्रिया सर फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने देखा हमारी कोशिश यही थी कि आप तक जो सही इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचा दें, ताकि वो लोग जो बेचारे, कई लोग ऐसे हमें भी कॉल्स आती हैं कि यार आप ज़रा मालूम करें, वो एक साहब थे, वो यहाँ पे आए थे, मेरे $5,000 ले गए, $10,000 ले गए, अब फ़ोन नहीं उठा रहे, तो आप प्लीज़ कुछ चेक करें कोई कंप्लेन का ज़रिया। देखिए ये तो टू लेट हो गया मामला, ये तो पानी सर से गुजर गया। ये वो वार्निंग साइंस जिनका इन्होंने पहले जिक्र किया कि आपने ये मेक श्योर करना है कि जिसके साथ आप काम करने जा रहे हैं क्या वो रजिस्टर्ड लाइसेंस कंसल्टेंट या लॉयर है कि नहीं है। बासानी आप कैनेडियन
गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके उनको सर्च कर सकते हैं, उनके लाइसेंस नंबर को, उनके नाम को, उनके कंपनी के नाम को। और साथ ही साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि वो फ़ीस आपसे किस तरह से लेंगे, और फ़ीस जो है वो क्या वो पैसे किसी ट्रस्ट अकाउंट में रखे जाएंगे, जो यहाँ पे कहा जाता है ये वो पैसा है जो थर्ड पार्टी ट्रस्ट अकाउंट में रखा हुआ है, काम होता जाएगा, जो है वो कंसल्टेंट लॉयर अपने पैसे वहाँ से ड्रॉ करता जाएगा, जब काम नहीं हुआ तो वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। इन चीज़ों का अगर आपने ख्याल रखा तो मुमकिन तौर पे आप यकीनन कनाडा पहुँच जाएंगे। वरना वही मिसाल कि किसी ने आपसे कहा कि आपको दुबई ले जाना है, लेकिन उस आइलैंड पे आपको ले जाके छोड़ दिया जिसका नाम मनोड़ा बताया जाता है। पाकिस्तान में नाजरीन अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।